प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों से की वार्ता। कहा, कोरोना काल में आप लोगों ने पूरी ताकत से की लोगों की सेवा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर में निर्मित 6 पुलों का किया उद्घाटन। इन पुलों के बीच से रणनीतिक क्षमता के इलाकों में जाना होगा आसान। चौबेपुर कानपुर में सीओ समेत 8 पुलिस जवानों की हत्या करने वाला विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की फोन पर बात। विकास दुबे के 2 साथियों से आज उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई मुठभेड़। प्रभात मिश्रा को कानपुर तो प्रवीण दुबे को इटावा। पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के एनजीओ के प्रतिनिधियों से कहा कि काशी में अभूतपूर्व कोरोना वायरस संकट का पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने कम समय में फूड हेल्पलाइन और कम्युनिटी किचन का व्यापक नेटवर्क तैयार करना, हेल्पलाइन विकसित करना, डेटा साइंस की मदद लेना, वाराणसी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का भरपूर इस्तेमाल करना, यानी हर स्तर पर सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया है। आप सभी मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर हर जरूरतमंद तक पहुंचे हैं। इतने कम समय में फूड हेल्पलाइन हो, कम्युनिटी किचन का व्यापक नेटवर्क तैयार करना, हेल्पलाइन विकसित करना, डेटा साइंस की आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी की मदद लेना, वाराणसी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का इस सेवा के काम में भरपूर इस्तेमाल करना, यानी हर स्तर पर सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी की वजह से 23-24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को लेकर ज्यादा शंकाएं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के परिश्रम और पराक्रम ने सारी आशंकाओं को ध्वस्त कर दिया। जब इस बार महामारी आई तो सारी दुनिया भारत का नाम लेते ही उनको डर लगता था। बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा करने लगे थे। 23-24 करोड़ की आबादी वाले हमारा उत्तर प्रदेश, और उसके लिए तो लोगों को ढेर सारी शंकाएं भी थी कि ये कैसे बचेगा। कोई कहता था कि यूपी में गरीबी बहुत है, यहां वो कोरोना से नहीं। पराक्रम ने सारी आशंकाओं को ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय काशी में ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। इस समय काशी में ही लगभग 8,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। 8,000 करोड़ रुपयों के काम यानी अनेक लोगों को रोजी रोटी मिलती है। जब स्थितियां सामान्य होगी तो काशी में पुरानी रौनक भी उतनी ही तेजी से लौटेगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारी भी करनी है। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो सकती है। के रूप में भी विकसित करें, स्थापित करें। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के संगठन कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान संगठन के लोगों ने उनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों से भी पीएम को रूबरू कराया। हम गायत्री परिवार के लोगों ने 5 भोजनालय का संचालन किया, जिसमें 2 भोजनालय हमारे एक ट्रॉमा सेंटर के लिए खोला गया था और एक कैंसर अस्पताल झुग्गी झोपड़ी कैंट के आसपास के क्षेत्र के लिए खोला गया था, और 3 भोजनालय से हम गोद लिया था, जिनको
लगभग 1.5 महीने तक उनका संपूर्ण खर्च हम लोगों ने उठाया। 3 थानों में शिवपुर, कैंट और सारनाथ में सायंकाल प्रतिदिन हम लोग जितने पॉइंट थे जहां पे हमारे सैनिक लगे हुए थे सुरक्षा के, उनको हम हर्बल टी पिलाते थे और बिस्किट के पैकेट देते थे। हमने एक मैसेज वायरल कर रखा था पूरे वाराणसी जनपद में कि कहीं कोई भी आपत्ति काल में फंसा हो, चिकित्सीय सुविधा की जरूरत हो अथवा उसे जो है राशन की जरूरत हो तो बिना संकोच इस नंबर पर कॉल करें। प्रधानमंत्री गायत्री परिवार के सबको मेरी तरफ से प्रणाम। का राष्ट्र के लिए निस्वार्थ एवं प्रतिबद्ध सेवा भाव सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत। बैंकों द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम की सुविधा भी दी गई। एचडीएफसी बैंक ने पोर्टेबल और बैंक ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए। हमारे सभी कर्मचारी तन मन धन संसाधनों की पूर्ति के लिए कार्य अपने आवाज से बना के भोजन जरूरतमंदों में वितरण करती रही। इस कार्य में काशी के बहुत से माननीय लोगों ने भी इसमें सहयोग किया और भोजन बनवाकर राष्ट्रीय रोटी बैंक की टीम को देते रहे। जिंदगी का ये पहला तजुर्बा रहा है जिसमें सारी दुकानें और सारे लोगों का कारोबार, यहाँ तक कि हमारे पावरलूम और सारे रोजगार बंद थे, जिसमें जिस परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से हजारों गरीब परिवारों में राहत सामग्री वितरण किया। इस महामारी में हम लोगों का साथ काफी हद तक से यहाँ के जिला प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने हजारों गरीब परिवारों में राहत सामग्री वितरण किया। और समय रहते आपने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया था उसकी हम बनारस वासियों आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आज 7 लाख कोरोना के मरीज दिख रहे हैं, अगर से आपने समय रहते लॉकडाउन न किया होता तो आज ये करोड़ों में होती। हिंदी समाज और विभिन्न समुदायों की तरफ से आपको जय झूलेलाल एवं वंदे मातरम। हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख भोजन के पैकेट तैयार कर प्रशासन के माध्यम से भाजपा कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क लंबी बनाने के लिए एक योजना पर भी कार्य प्रारंभ कर दिया है। हम सभी पुनः आपका आभार करते हुए आपको साधुवाद प्रदान करते हैं कि आपकी प्रेरणा से यह कार्य संभव हो सके। काशी में कोई भी भूखा न रह जाए, इस कार्य को सत्यार्थ करने हेतु अनवरत लगातार 70 दिनों तक मोदी कम्युनिटी किचन का निर्माण किया। मोदी किचन के नाम से जरूरतमंदों में, गरीबों में, जहाँ भी हम लोगों को लगता था नहीं यहाँ है हम लोग जाना, और वहाँ हम लोगों ने भोजन पहुँचाने का कार्य किया। इसमें प्रमुख रूप से जिला प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिला, भाजपा संगठन का सहयोग मिला। फूड सेल की गाड़ियां, बीडीए की गाड़ियां ये हम लोगों के आती थी और इनके माध्यम से भोजन वितरण किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सामाजिक संस्थाओं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीबों, असहाय का पेट भरकर उनको सुकून की नींद देने का कार्य किया था, ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री से संवाद के पश्चात ये लोग काफी खुश नजर आए। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री से बात करने पर उनका उत्साह और 2 गुना हो गया है। मुसीबत के समय लोगों की सेवा करना यही काशी की पहचान है। इसी भावना को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कार्य किया। वाराणसी के मंडली सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के आज कोविड-19 संकट के दौरान कार्य हुए तो उसकी समीक्षा भी पूछा हम लोगों से और बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। उन्होंने जो हौसला अफजाई किया हम लोगों का, और हम लोगों ने भी लगभग 5 भोजनालय के माध्यम से वाराणसी जनपद में गायत्री परिवार के 5 भोजनालय चल रहे थे, जिसमें से 2 भोजनालय के भोजन को हम लोग ट्रामा सेंटर और कैंसर अस्पताल कैंट के आसपास की झुग्गियों में देते थे, स्वयं सेवा करते थे। और 3 भोजनालय हमारे भी चलते थे, उसका पैकेट सब सरकार को उपलब्ध कराते थे जिला प्रशासन। समाज सेवा हमेशा से करते हैं, परंतु ये असली समाज सेवा हम लोगों ने की है, इस पर हम लोग को गर्व है। और साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गर्व हुआ, आज इस बात से बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने जब पहले दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन सिर्फ देखने के लिए निकले थे कि क्या कंडीशन है मार्केट की, क्या कंडीशन है लोगों की। उस दिन देखा तो लगा कि नहीं वाकई लोगों को ज़रूरत है, तो हमने 250 पैकेट से स्टार्ट किया था। लेकिन जब उसी दिन देखा 250 पैकेट बहुत कम लग रहे थे, दूसरे दिन से हमने
600 पैकेट लगातार कंटिन्यू हम लोगों ने बनाए। अपने हाथों से हम लोग बनाते थे 600 पैकेट, 12 बजे बनाना शुरू किया करते थे तो 6 बज जाता था हम लोग को बांटते, ठीक है। और हम लोगों ने 74 दिन लगातार इस कार्य को किया है। बहुत बहुत गर्व की बात है कि एक बार तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सामने मिल चुके हैं, लेकिन आज उनसे संवाद करके पुनः मिलकर बहुत अच्छा लगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर में निर्मित 6 पुलों का उद्घाटन किया। जिन 6 पुलों का उद्घाटन हुआ उनमें से 4 पुल अखनूर सेक्टर में और 2 ब्रिज जम्मू सेक्टर में हैं। इन 6 पुलों के निर्माण में कुल 45 करोड़ रुपए की लागत आई है। देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों का लगातार निर्माण आप लोगों की प्रतिबद्धता और सरकार के रिमोट एरियाज में पहुंचने के प्रयास को पूर्ण करता है। सड़कें किसी भी राष्ट्र की जीवन की रेखा होती हैं, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं। और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न केवल स्ट्रेटेजिक हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का भी एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इस तरह शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, सशस्त्र बलों की स्ट्रेटेजिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, ये सभी कनेक्टिविटी से ही संभव हो पाते हैं। और मैं यह मानता हूं कि सुदूर क्षेत्रों के विकास में ही देश का विकास भी ये छिपा हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न केवल रणनीतिक क्षमता होती हैं, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य करती हैं। उन्होंने बताया कि उन पुलों के निर्माण से 217 गांव के लगभग 4 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। इन पुलों के बनने से जहां स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और समय पड़ने पर सेना के काफिले भी तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। 217 गांवों के लगभग 4 लाख लोगों को इस सड़क एवं पुल के निर्माण का सीधा लाभ पहुंचने वाला है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने में सफलता पाली है। आपराधिक सरगना विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके विकास दुबे की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। विकास दुबे कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद से फरार था। मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश की पुलिस सतर्क थी और उसे गुप्त सूचना मिली थी कि विकास दुबे महाकाल मंदिर में मौजूद है। प्रदेश में अपराध की दुनिया में विकास दुबे का काफी खुफियात नाम रहा है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। विकास को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस ने 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में दबिश दी थी, लेकिन विकास के गैंग के बदमाशों ने पुलिसकर्मी पर गोलीबारी कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। वहीं 3 जुलाई को पुलिस ने सुबह 7 बजे विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे का एनकाउंटर किया और विकास पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया, जिसके बाद 5 जुलाई को पुलिस ने विकास के खास सहयोगी दयाशंकर को घेरा। पुलिस की गोली लगने से दयाशंकर जख्मी हुआ। दयाशंकर ने पुलिसकर्मियों पर हमले में विकास का हाथ होने की बात कबूली है। इसी घटनाक्रम में 8 जुलाई को एसटीएफ ने विकास के करीबी अमर दुबे को मार गिराया और वहीं 9 जुलाई यानी आज इटावा के बकेवर में रणवीर उर्फ बउवन मारा गया। बउवन कार लूटकर भागने की कोशिश में था और आज आखिरकार विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। चौबेपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को आज मध्य प्रदेश की पुलिस ने उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की घेराबंदी के बाद विकास के लिए रास्ते कठिन होते जा रहे थे। विकास उज्जैन में ओंकारेश्वर मंदिर में अपने नाम से रसीद कटाकर दर्शन करने के समय ही विकास दुबे की पहचान मंदिर के सुरक्षा गार्डों ने कर ली और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जहां से उसकी गिरफ्तारी की गई है। कल रात में ही विकास दुबे के सहयोगी प्रशांत मिश्रा और प्रवीण दुबे को पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। प्रदेश पुलिस की 100 टीमें विकास दुबे का लगातार पीछा कर रही थी। कई नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर रखा गया था, लेकिन उज्जैन में इसकी गिरफ्तारी हुई, जिसकी पुष्टि वहां के गृह मंत्री ने की है। उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को रिमांड पर लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है और जल्द ही कई सफेद पोश और अधिकारियों के गठजोड़ का भी पर्दाफाश हो सकता है। विकास दुबे के मध्य प्रदेश
पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन्य घटना का अंजाम दिया था, जिस पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। कानपुर कांड में फरार चल रहे मोस्ट वांटेड विकास दुबे का करीबी साथी प्रभात मिश्रा को एसटीएफ ने पनकी थाना क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ में मार गिराया है। प्रभात मिश्रा भी बिकरू गांव में पुलिस टीम पर गोलियां चलाने वालों में शामिल था। इसे फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूपी एसटीएफ उसे रिमांड पर लेकर आ रही थी। पनकी थाना क्षेत्र में एसटीएफ की गाड़ी खराब होने पर वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसे रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस के जवाबी हमले में प्रभात मिश्रा मारा गया। देखिए, आज एक इटावा जनपद में एक चांस इनकाउंटर हुआ है, जिसमें सिविल लाइंस इंस्पेक्टर और यहाँ के एसओजी प्रभारी, इनकी टीम और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। रात्रि के समय में एक गाड़ी यहाँ पर लूटी गई थी। इसके बाद एसएसपी इटावा के नेतृत्व में पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी चेकिंग अभियान के दौरान इन बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियाँ चलाई हैं। जवाबी गोलीबारी में एक अपराधी मारा गया है, जिसकी पहचान प्रवीण दुबे उर्फ बउआ दुबे के रूप में हुई है, जो चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है, जिस गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। ये हमारा नामजद अपराधी था उस हत्याकांड में, और 50,000 रुपये का इस पर रिवार्ड था। और इसके घर के छतों से ही गोलियां पुलिसकर्मियों पर बरसाई गई थी। इस अपराधी के पास से एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है, और हम लोगों को पूरी आशंका है कि जो DBLL गन इससे बरामद हुई है, उसी गन से पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इसकी बैलिस्टिक जांच कराई जाएगी। इसके कुछ अपराधी भागने में, यहाँ पर साथी भागने में कामयाब हुए हैं। उसके लिए टीमें गठित हैं और उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। बिकरू गांव में विकास दुबे के साथ पुलिस पर फायरिंग करने वाला उसके साथी प्रवीण दुबे को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। इस अपराधी पर 50,000 का इनाम रखा गया था और पुलिस इसे खोज रही थी। इटावा में एक कार चोरी करके भागने की शिकायत पुलिस को मिली। पुलिस ने जब इस अपराधी की घेराबंदी की, तब उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी मारा गया। उसके पास एक डबल बैरल बंदूक और पिस्टल बरामद हुई है। देखिए, आज एक इटावा जनपद में एक चांस इनकाउंटर हुआ है, जिसमें सिविल लाइंस इंस्पेक्टर और यहाँ के एसओजी प्रभारी, इनकी टीम और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। रात्रि के समय में एक गाड़ी यहाँ पर लूटी गई थी। इसके बाद एसएसपी इटावा के नेतृत्व में पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी चेकिंग अभियान के दौरान इन बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई हैं। जवाबी गोलीबारी में एक अपराधी मारा गया है, जिसकी पहचान प्रवीण दुबे उर्फ बउआ दुबे के रूप में हुई है, जो चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है, जिस गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। ये हमारा नामजद अपराधी था उस हत्याकांड में, और 50,000 रुपये का इस पर रिवार्ड था। और इसके घर के छतों से ही गोलियां पुलिसकर्मियों पर बरसाई गई थी। इस अपराधी के पास से एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है, और हम लोगों को पूरी आशंका है कि जो DBLL गन इससे बरामद हुई है, उसी गन से पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाएं और उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, आज सुबह 3 बजे पर थाना बकेवट से अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को लूट कर भाग रहा था। उसको जब इंटरसेप्ट किया गया थाना सिविल लाइंस अंतर्गत कचौरा रोड पर, तो पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी, और जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति को काफ़ी सीरियस इंजरीज आई और अस्पताल में उसको डिक्लेयर डेड कर दिया गया है। और
उसके पास से एक पिस्टल और एक DBBL गन भी बरामद हुई है। आइडेंटिफिकेशन इसका कानपुर पुलिस द्वारा बाद में किया गया तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम बउआ दुबे है और ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे का साथी था, उस घटना में इन्वॉल्व था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। देश में आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सीमावर्ती प्रांतों के सुरक्षा बलों के साथ निरंतर जंगलों में सघन कॉम्बिंग की जा रही है। जनपद सोनभद्र की पुलिस झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पुलिस के साथ समन्वय बनाकर न सिर्फ कॉम्बिंग कर रही है बल्कि एक दूसरे से जानकारियां भी साझा कर रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में सीमावर्ती छत्तीसगढ़ के पुलिस के साथ बभनी थाना क्षेत्र के जंगलों में संयुक्त रूप से कॉम्बिंग कर एक दूसरे से जानकारियां भी साझा की और स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया। इस अभियान में सोनभद्र और छत्तीसगढ़ पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल और PSC की टुकड़ियां भी जंगलों में कॉम्बिंग कर रही हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से घिरे सोनभद्र जिलों की सीमाओं को जोड़ने वाले जंगली और पहाड़ी रास्तों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जनपद सोनभद्र नक्सल अफेक्टेड एरिया है। जो यहाँ एक गांव है नवा टोला, वहाँ पर चौपाल भी करी गई, वहाँ के लोगों से वार्ता करी गई। छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ में हमने CRP की और PSC की फोर्स और हमारी जनपद की फोर्स के साथ में मिलकर के कॉम्बिंग करी गई और ड्रोन के माध्यम से भी जनपद की सीमाओं की नज़र रखी जा रही है। किसी प्रकार का नक्सली मूवमेंट अगर पता चलता है तो उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लगातार सजग। बुंदेलखंड के अति पिछड़े जनपद ललितपुर में 400 से अधिक बुनकरों ODOP योजना के तहत चयनित चंदेरी साड़ी बुनने का काम करते आए हैं। इधर महामारी के चलते इनके रोजगार पर पड़े असर को देखते हुए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा इन हस्तशिल्पियों के साड़ी बुनने में लगने वाले श्रम एवं समय को कम करने की मंशा से चलाई गई योजनाओं का लाभ यहाँ के साड़ी बुनकरों को मिलने लगा है। जनपद के 350 बुनकरों को MME योजना के माध्यम से मुफ्त में जिक्वार्ड साड़ी टूल किट वितरण के साथ डिजाइनर साड़ी बुनने का विशेष प्रशिक्षण का लाभ मिल रहा है। यंत्र के मिल जाने से कारीगरों में काफी खुशी देखी जा रही है। हाथों द्वारा धागा बुनाई की तकलीफ भरी विधि से अब निजात मिलेगी। हमारे यहाँ बुनाई का काम होता है, इसलिए मोदी सरकार ने हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग दी है और हमने भाग लिया है और जो है ये काम है, इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। और इस लॉकडाउन में हम लोग सब महिलाएं खाली बैठे हुए थे, इसलिए ट्रेनिंग में हमने भाग लिया है और हम ये बुनाई का काम सीख चुके हैं और अब हम अपना काम करेंगे और धंधा बढ़ाएंगे अपना और कुछ पैसे कमाएंगे, अपने घर का खर्चा चलाएंगे। मैं साड़ी बुनाई का काम करता हूँ। मैं सरकार द्वारा जय कार्ड प्राप्त हुआ है, इससे मेरे समय की बचत और मजदूरी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। इससे मेरा काम धंधा और आगे बढ़ेगा। इससे मुझे फायदा है, कोई घाटा नहीं। सरकार द्वारा श्री मोदी जी द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। मुझे 5 दिन की प्रशिक्षण मिला था, जिससे मुझे जय कार्ड प्राप्ति हुई। इससे अभी महामारी चल रही है, इसलिए इससे थोड़ा फायदा हुआ कि जिससे हम अपना घर का बिजनेस कर सकते हैं, जिससे हम अच्छी डिजाइन बना सकते हैं और तो दाम भी अच्छे मिलेंगे इससे हमें। सर, ऐसा कि इस कोरोना काल में ये बड़ी विपत्ति आई थी और हमारे जो जरी सिल्क साड़ी वाले, चंदेरी साड़ी वाले जो लोग हैं, उन्हें बुनने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, उन्हें काफ़ी समय लग रहा था। शासन की योजना थी उन्नत टूल किट योजना। इस टूल किट योजना के अंतर्गत हमने जो है जरी सिल्क साड़ी वालों को जयकार्ड टूल्स दिया है। इस जयकार्ड टूल्स से सारे जरी सिल्क साड़ी वालों को बहुत फ़ायदा हो गया है। इनकी लागत 30 से 40% इनको ज़्यादा इनकम हो गई और इनकी बुनाई का समय कम हो गया। बुनाई का समय कम होने के कारण इनको जो है बहुत ही अच्छा ये उन्नत टूल किट मिल गया और ये लोग इस कोरोना काल और MSME की योजना से ये लाभान्वित हुए हैं। फतेहपुर में प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत बेरोजगार व प्रवासी मजदूर स्वरोजगार से जुड़ने के लिए 114 तरह के उद्योग इकाई स्थापित कर सकता है। व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक लोन दिया जा रहा है, जिसमें 35% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। साथ ही इस योजना को दीनदयाल उपाध्याय योजना से जोड़ा गया है, जिनमें 3 वर्ष तक लोन की धनराशि पर ब्याज खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भुगतान करेगा।
सरकार की इस पहल से प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा और वो स्वरोजगार स्थापित कर स्वावलंबी बन सकेंगे। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी RM जौहरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना से शहर में रहने वाला गांव में और गांव में रहने वाला गांव में ही औद्योगिक इकाई स्थापित कर सकता है, जिसके लिए 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित जाति व महिला समानी के लिए 35% तथा अन्य जाति के लिए 25% तक का अनुदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना जो है वो शहर में रहने वाला ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री लगा सकता है और गांव में रहने वाला खुद भी इंडस्ट्री लगा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन करना होता है और इस पर 35% की सब्सिडी है SC बैकवर्ड और सामान्य में लेडीज को, और अन्य कास्ट के 25% सब्सिडी है इस पर, और 3 साल तक दीनदयाल योजना के अंतर्गत उसको ब्याज भी खादी बोर्ड भुगतान करता है। इसमें राइस मिल लगा सकता है। 114 उद्योग आते हैं, इसमें तमाम तरह के उद्योग हैं, ब्रिक फील्ड भी है, इंटरलॉकिंग भी है, राइस प्लांट भी है, तमाम तरह के प्लांट आते हैं और छोटे छोटे भी उत्पाद हैं, आटा चक्की भी है, हलवाई की दुकान है, बारातशाला है, नाईगिरी, हर छोटे छोटे से लेके बड़े से बड़ा उद्योग भी इसमें आता है। PM प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसमें लक्ष्य की कोई सीमा नहीं है। जो लोग बेरोजगार लोग जो हमारे प्रवासी लौट कर आए हुए हैं उनको मेन उद्देश्य है गवर्नमेंट का उनको रोजगार देना। प्रयागराज में दिव्यांग महिलाओं ने कोरोना से जंग लड़ने के लिए आधा दर्जन से अधिक महिलाओं ने मास्क अपने से बनाकर गरीब, निर्धन और रिक्शा ट्रॉली एवं मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को फ्री में देकर एक दूसरे का सहारा बन रही हैं। मधु और रीनू ने बताया कि कपड़े खरीदकर रिक्शा चालक, मजदूर एवं मलिन बस्ती के लोगों को मास्क बनाकर हमारी टीम की बहनें फ्री में हर दिन करीब 400 से 500 लोगों को वितरण कर रही हैं, क्योंकि कोरोना महामारी में ये लोग अपने एवं अपने परिवार के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो मास्क कहां से खरीदेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करके ही हम सभी मिलकर कोरोना महामारी पर जीत हासिल कर सकते हैं। हमारे संस्था के अंदर कम से कम 10-12 महिलाएं जो विकलांग हैं वो आकर डेली कम से कम 50-100 मास्क बनाती हैं, और जो रोड पर रिक्शा चालक हैं और गरीब मनील बस्तियां हैं, बच्चे जो वहाँ के लोग हैं जो ये 10-20 रुपया खर्चा करके नहीं खरीद सकते हैं, उनको उस जगह जाके ये मास्क को वितरण करवाते हैं, ताकि कोरोना जैसी जो महामारी बीमारी चल रही है उससे वो अपना बचाव कर सके और साफ़ सफाई से मतलब रह सके। इसी उद्देश्य से ये सब हमारी विकलांग महिलाएं जो हैं वो लगातार निरंतर आज से 10-15 दिन से ये मास्क बनाने का काम कर रही हैं और जगह जगह जाके हम लोग इसका वितरण करते हैं। हमारे साथी संगति जो है 2-4-10 महिलाएं सब लोग कपड़े का मास्क बनाते हैं। पास पड़ोस के गांव में, बस्तियों में दूर जा के जो गरीब दुखिया हैं, जो खरीद नहीं पा रहे हैं, उनको हम लोग फ्री में देते हैं, बेचते नहीं हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्री में देते हैं। जो ये मारी बदायूं में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर सर्वे करवाकर खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज खोजे जा रहे हैं। शासन से आई गाइडलाइन के बाद बदायूं में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से संक्रमित लोगों को ढूंढने के लिए डोर टू डोर सर्वे का कार्य शुरू करवा दिया है। बाहर से आए लोगों के बारे में आशा वर्कर तथा ANM द्वारा डोर टू डोर जाकर जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं कि परिवार में कोई किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित मरीज तो नहीं है। इस कार्य का प्रमुख उद्देश्य ऐसे लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। वहीं जिलाधिकारी कुमार प्रशांत का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 को लेकर वृहद परीक्षण किए जाएं। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा तथा ANM को प्रशिक्षण देकर उनसे डोर टू डोर सर्वे करवाया जा रहा है। पोलियो इम्यूनाइजेशन वगैरह में होता था, आशाओं ANM को उसमें प्रशिक्षण दिया गया और उनसे ये कहा गया कि जाएं और डोर टू डोर जाके सर्वे करें। उसमें जो भी सिम्टोमेटिक वगैरह पेशेंट्स वगैरह आते हैं उनकी जांच वगैरह करवाने के लिए यहाँ पे हमें बताएं, और उसी क्रम में आशाएं और ANM से उनकी जो। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों से की वार्ता। कहा, कोरोना काल में आप लोगों ने पूरी ताकत से की लोगों की सेवा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर में निर्मित 6 पुलों का किया उद्घाटन। इन पुलों के बनने से रणनीतिक क्षमता के इलाकों में जाना होगा आसान। चौबेपुर कानपुर में सीओ समेत 8 पुलिस जवानों की हत्या करने वाला विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से की फोन पर बात। विकास दुबे के 2 साथियों से आज उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई मुठभेड़। प्रभात मिश्रा को कानपुर तो प्रवीण दुबे को इटावा पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।